हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब सीडीपी की वन लाइनर सीरीज में हम हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपके 1000 का टारगेट है। जो कि हम आपके 30 मिनट की वीडियो रहती है, जिसमें हमने 1000 का टारगेट ले रखा है। आपका बहुत जल्दी कंप्लीट करा लेंगे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि तर्क जिज्ञासा क्या? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इनकी विकास कब होता है? तो 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है। आगे है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है वो हिलगार्ड के द्वारा एटकिंसन ने लिखी है। किसने? हिलगार्ड के द्वारा एटकिंसन ने लिखी है। वही बात करते हैं कि इमोशन शब्द का अर्थ क्या है। तो इमोशन क्या होते हैं? तो इमोशन होते हैं आपको उत्तेजित करना, आपके उथल पुथल पैदा करना, हलचल पैदा करना। ये हमारे जो मन में दिमाग में जो उथल पुथल चलती है, उत्तेजना जो होती है, हलचल जो होती हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके इमोशंस यानी कि संवेग होते हैं। संवेग अभिप्रेरणों को भावात्मक पक्ष, ये किसने कहा है कि संवेग जो प्रेरक हैं वो भावात्मक पक्ष हैं? ये किसने कहा है? तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। वही है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। वहीं आता है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। तो संवेग प्रकृति का हृदय, ये किसने कहा है? तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि फिजिकल एंड कैरेक्टर जो है पुस्तक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके थॉर्नडाइक। वही है कि संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, यानी कि जिस हम लोग कह देते हैं ना कि तुम में कोई भावनाएं नहीं है तो क्या पशु हो? तो ये संवेगहीन व्यक्ति को क्या माना जाएगा? पशु की संज्ञा दी जाती है। फिर है कि सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तुओं को। ठीक है। इसके बाद आता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। ये किस में आता है? तो अभिरुचि के कारण होता है। ठीक है। आगे है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है, ये आपका सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। ठीक है। आगे है आपका कि सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। तो बुद्धि की ये जो परिभाषा है, ये किसने दी है? तो ये आपकी परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है। इसके बाद आता है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिएशियर से बना है। इसका तात्पर्य क्या है? तो एडोलोसेंस का जो तात्पर्य है, ये आपका परिपक्वता का बढ़ना है। ठीक है। किशोरावस्था का समय, तो किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक। फिर आता है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। इसी के साथ है कि पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो पर्यावरण का निर्माण परिधनावरण से हुआ है। वहीं बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है? तो वो आपकी वातावरण है। नेक्स्ट आगे है कि वुडवर्थ के अनुसार, जो वुडवर्थ हैं उनके अनुसार वातावरण का संबंध है। तो वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का जो संबंध है वो बाह्य तत्वों से, किससे है? बाह्य तत्वों से है। ठीक है। आगे है कि बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनको वंशानुक्रम से क्या प्राप्त होता है? तो वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें प्राप्त होती हैं। जैसे काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे हैं जिद करते हैं या गुस्सा करते हैं, या उनका जो व्यवहार है बहुत ही पोलाइटली है, तो सब लोग क्या कह देते हैं, ये तो पूरा अपनी माँ के पास, माँ पर ही गया है, अपने पूरे पापा पर गया है या दादा पर गया है। तो इस तरीके का हम क्या कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अवांछनीय और वांछनीय आदतें हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। इसके बाद है कि किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यानी जो किशोर होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है, उनको शिक्षा दी जाती है, तो हमें किस तरीके की शिक्षा के लिए ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए? तो हमें बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में भी बताना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हाल ही में किशोर हुए हैं, उन्हें यौन शिक्षा पर और पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर
अतः पर्याप्त मानसिक विकास पर उन्हें ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के बाद फिर यौन या आपकी किशोरावस्था में आते हैं तो उनके जो बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, उनकी संवेगों में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। तो उन्हें उस चीज़ की हमें शिक्षा देनी चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या सही नहीं है। यौन शिक्षा के संबंध में मतलब हमें बताना चाहिए कि अगर ऐसे कोई करता है या ऐसी कोई इच्छा है तो हमें उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब इस तरीके की मतलब सही गलत के बारे में उन्हें बताना चाहिए। साथ ही पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, तो पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आप इस तरीके का कार्य करते हो तो आप अपने व्यवसाय, अपने दिनचर्या को या डेली यूज के जो खर्चे होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं, यानी कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने नॉर्मली में। और फिर है कि पर्याप्त मानसिक, बच्चों का पर्याप्त मानसिक विकास भी करना चाहिए। ठीक है, आगे आता है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोर अवस्था को अगर हम नॉर्मली एक शब्द में अगर लिखें तो हम कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन। क्या, जो हमारे शरीर के जो अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो किशोरों को अगर हम देखें, किशोर अवस्था की जो विशेष अवस्थाओं को जो सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला अगर कोई शब्द है तो वो आपका परिवर्तन है। ठीक है, आगे है आपका कि शब्द किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है। तो जो बिग एंड हंट हैं उन्होंने किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो परिवर्तन माना है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा कि किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जो बच्चों का जो मानसिक और सामाजिक विकास होता है उसके संदर्भ में क्या गलत है कि वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते नहीं। कोई भी बच्चा होगा वो कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालकों के विकास को प्रभावित करता है। उनका खान पान भी, उनका वंशानुक्रम भी और उनकी दिनचर्या भी आपके किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके विकास को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ आएगा कि किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है। तो कौन सा गुण नहीं आता है, तो अधिक समायोजन का। जो बच्चे में क्या होता है, समायोजन का, अधिक समायोजन का गुण बच्चों में नहीं आता है। वही है कि दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त कर लेता है। जो दिवा स्वप्न है वो आपके पलायन, कौन से संगठन में, पलायन संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये कौन सा है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा कि बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है। तो बच्चे के जो सामाजिकरण होता है उसमें बच्चे के परिवार की, विद्यालय की और आसपास के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर आता है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा मूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह क्या कहलाता है। तो वो मतलब हम जब किसी चीज को हम बिना देखे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वो क्या, तो वो आपकी मूर्त अमूर्त बुद्धि में आ जाती है। और जब वही अगर हम किसी चीज को देख कर उसके बारे में चिंतन या मनन कर रहे हैं देख कर, तो आपकी मूर्त, और बिना देखे तो आपकी अमूर्त। ठीक है, इसी के साथ है कि निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। अगर हम बच्चों को ज़्यादा निरंकुश, कठोर और एकदम टाइटली उन बच्चों को समझाते हैं, उनका समाजीकरण करते हैं, तो उनमें मंद प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही धीमे धीमे सीखते हैं। इसके बाद है कि किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं। तो किशोरावस्था में रुचियाँ कैसी होती हैं, सामाजिक रुचियाँ होती हैं, व्यावसायिक भी रुचियाँ होती हैं और व्यक्तिगत रुचियाँ भी होती हैं। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी विधि है, तो वह आपकी आत्मनिर्देशन विधि होती है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है। तो जो आपकी क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के एक साथ चलने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है, क्रो एंड क्रो ने। फिर आता है कि खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है। तो जो स्किनर और हैरीमैन है, स्किनर और हैरीमैन, तो स्किनर और हैरीमैन ने खेल के मैदान को जब बच्चों के लिए चरित्र निर्माण का स्थल माना है। ठीक है, इसके बाद आता है
कि चरित्र को निश्चित करने वाला कारक है। तो चरित्र को निश्चय करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका मनोरंजन संबंधी कारक। क्या है? मनोरंजन संबंधी कारक। ठीक है। फिर आता है कि किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? तो धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्षता होती है उसमें आपकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया की तीव्र गति होती है। फिर आता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो कौन प्रभावित करता है? तो आपकी शिक्षा भी प्रभावित करती है, समाज का स्वरूप भी और आर्थिक स्थिति भी, ये सभी क्या है? आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो जो सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो 11 माह की अवधि में बोलना सीख जाते हैं। वहीं पोषाहार योजना संबंधित है, यहाँ पोषण यानी कि आपके मिड डे मील योजना से संबंधित है। ठीक है। अब आता है कि मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो मिड डे मील योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, बालक को पोषण प्रदान करना। क्या करना? बालक को पोषण प्रदान करना। ठीक है। इसी के साथ है कि सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है। तो सामान्य ऊर्जा में जो पोषण का अर्थ है वो आपका संतुलित भोजन माना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका आएगा कि मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है। तो मिड डे मील योजना का जो प्रमुख संबंध है वो केंद्र से है। किससे? केंद्र से है। ठीक है। आगे है कि पोषण के प्रमुख पक्ष हैं। तो पोषण के प्रमुख पक्षों में आपका संतुलित भोजन और नियमित भोजन आता है। ठीक है। इसी के साथ है कि पोषण का विकृत रूप कहलाता है। तो जब पोषण का जो विकृत रूप होता है वो आपका कुपोषण कहलाएगा। ठीक है। आगे है कि एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का? पोषण का होना चाहिए, पोषण के उपायों का और पोषण के तत्वों का। यहाँ पोषण की बात हो रही है तो एक शिक्षक को पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ है कि व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है। तो व्यापक अर्थ में अगर हम पोषण का संबंध देखते हैं तो आपके संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से होता है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका पोषण हो गया। फिर है कि पोषण का अभाव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो जो बच्चे का पोषण में अभाव रहता है तो वो सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर आता है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना होता है वह कौन सी होती है? तो वह आपकी अमूर्त बुद्धि होती है। उसी के साथ है कि निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो मंद हो जाती है यानी कि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में रुचियां, तो ये आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रुचियां देखने को मिलती हैं। वही है कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी है? तो वह आपकी आत्मनिर्देश विधि कहलाती है। ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया किस विद्वान ने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये भी फिर आपकी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? तो पोषण से संबंधित संतुलित भोजन। ठीक है। आगे आएगा आपका नेक्स्ट कि संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है तो क्या? शुद्धता एवं नियमितता जो है वो आपकी संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ है कि संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वास्थ्यप्रद वातावरण, जो आसपास का जो वातावरण है वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही उचित व्यायाम और खेलकूद ये आपके संतुलित भोजन के लिए पोषण की आवश्यक होते हैं। ठीक है। आगे है कि प्रोटीन सामान्य रूप से होता है। तो जो प्रोटीन है वो सामान्य रूप से आपके दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से कैसे? एक तो जो प्रोटीन होता है वो आपके जंतु से और दूसरा आपका आपके अनाजों से प्राप्त होता है। क्या? जो मांस से प्रोटीन को कहते हैं। तो जो मांस से प्राप्त प्रोटीन होती है वो आपकी जंतुजन्य प्रोटीन होती है। यानी दो प्रकार के से कैसे हो गई? एक जो प्रोटीन है वो आपके मांस से प्राप्त होता है और दूसरा आपके किससे? तो दूसरा आपकी दालों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे है आपका नेक्स्ट आएगा कि क्वार्शियकर रोग, जो नामक रोग है वो उत्पन्न होता है। तो जो क्वार्शियकर रोग होता है ये आपकी प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न होता है। इसी के साथ है कि गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होता है। जो गन्ने का रस होता है, अंगूर का रस होता है, खजूर खाने से जो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोज आपको प्राप्त होता है। ठीक है। इसी के साथ है कि कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है? तो जो जौ है जो आपका वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है। ठीक है। आगे है
आगे क्या है कि कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यानी कि जब कार्बोज की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है, एक तो आपका मोटापा और बदहजमी, यानी कि आपकी पेट से संबंधित गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, खाना नहीं पचेगा, इस तरीके की। ठीक है, आगे है कि वसा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो जो वसा के प्रमुख स्रोत आपके क्या आएंगे, जो सूखे मेवे होते हैं वो, और साथ ही आपके वनस्पति तेल जो होते हैं, ये सभी आपके वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसी के साथ है कि शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है, तो बॉडी को जो सबसे ज़्यादा शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है कि घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है, तो घेंगा नामक जो रोग है ये आपका आयोडीन तथा खनिज लवण की कमी से होता है। इसी के साथ है कि विटामिन का आविष्कार हुआ है, तो विटामिन का जो आविष्कार है वो आपका किसने, तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। नेक्स्ट है कि खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है, तो अब हमारी बॉडी में खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो हमें क्या, हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त नहीं मिलता है। फिर है कि विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से बॉडी में रतौंधी का रोग होता है। ठीक, आगे आएगा आपका कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो आपका पेलेग्रा रोग है ये आपकी विटामिन वी की कमी से होता है। वहीं वी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो जो वी कॉम्प्लेक्स है वो आपका V1, V2, V3 को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि विटामिन वी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका बेरी रोग हो जाता है, और वहीं विटामिन सी से आपका स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी का जो प्रमुख स्रोत क्या है, आंवला है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी का जो अगर कमी है तो आपको आंवले का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे है कि विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है, तो बॉडी में सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा फ्री में कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। फिर आता है कि सूखा रोग पाया जाता है, तो जो सूखा रोग है वो ज़्यादातर आपको बालिकाओं में मिलेगा, लड़कियों में, यानी कि आपने देखी होंगी कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि उन्हें ये लगता है कि जैसे वो केवल ढांचा ही है, यानी कि हड्डियों का सिर्फ और सिर्फ ढांचा है, उसके ऊपर खाल चढ़ा दी गई है। तो इस तरीका का रोग किसको मिलता है, बालिकाओं में मिलता है। फिर है कि स्त्रियों में मृदु अस्थि कौन सा विटामिन की कमी से होता है, यानी कि हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से। ठीक, और विटामिन ए की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है किसकी, अगर लेडीजों में अगर विटामिन ए की कमी है तो उन्हें बाजपन और गर्भपात की समस्या रहती है। इसी के साथ है कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग तो नपुंसकता होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, यानी कि कोई बच्चा है वो पहली बार विवाह समारोह में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगोचर होती हैं, जो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा, यानी कि वो पहली बार गया है तो वहाँ की जो अलग अलग गतियां जो है तो उसका जो सामाजिक विकास है वो कैसा हुआ है, मंद गति से हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षण कार्य जो शिक्षण कार्य है उसमें जो बालक है, बालक के जो प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने के लिए कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका कि परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, विकास की पारिस्थितिकी निर्माण में, साथ ही विकास मार्ग को प्रशस्त करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, किसका, परवर्ती अनुभव का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर के जो सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि परवर्ती अनुभवों का संबंध है, तो इनका संबंध आपका परिणाम से होता है, यानी कि जो अनुभव है उसके अनुसार क्या परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है, तो बालक को केंद्र में रखकर सारी शिक्षाएं देना, तो इसका जो मुख्य आधार आपका क्या हो जाता है, बालक हो जाता है। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है, जब हम बाल केंद्रित शिक्षा रखते हैं तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो गौण होती है, यानी कि बच्चे के अनुसार ही हमें सारे कार्य करने होते हैं। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य होता है कि बालक की रुचियों का ध्यान रखना, साथ ही उनकी अंतर्निहित जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास करना और उनकी गतिविधियों का विकास करना। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कैसे, कविताओं एवं कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो किसको, गतिविधियों एवं प्रयोगों को
प्राथमिक स्थान दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका बालक की होती है। इसके बाद है कि प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या होता है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जो आधार है वो वैज्ञानिकता व तकनीकी होता है। इसी के साथ है कि साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाता है, तो कैसे तीव्र बनाता है। ठीक है, आगे है कि साधनों की अनिरंतरता बालक विकास को कैसा कर देता है, तो बालक का जो विकास है उसको धीमा या मंद कर देता है। ठीक है, फिर है कि एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव कैसा माना जाता है, तो दोषपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास कैसा होता है, तो अनियमित होता है। ठीक है, आगे है आपका कि सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए, तो कैसा, सुखद होना चाहिए। ठीक, आगे नेक्स्ट है कि शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है। तो जो प्राथमिक यानी कि जो शुरुआती जो क्लासें होती हैं आपकी 0 से 5 यानी कि 1 to 5 की जो क्लासें होती है, प्राथमिक स्तर होता है, तो उनमें खेलों को प्रयोग कैसा माना जाता है, तो ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। इसी के साथ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये उसका उद्देश्य होता है। इसी के साथ है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का जो प्रयोग है इसकी प्रमुख रूप से संबंधित है। किससे, तो बच्चों की प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित होता है। जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं, दूरदर्शन होते हैं, वीडियो टेप होते हैं, वो सब किससे, तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, तो इनमें आपका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी के साथ है कि पाठ्यक्रम विविधता देन है, तो किसकी देन है, तो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की देन है। इसके बाद है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है वो निहित होता है, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में निहित होता है। आगे है कि बालक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को कैसा, तो इस शिक्षा को आपका बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। आगे है कि विशेष बालकों के लिए विभिन्न उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी की जाती है। क्यों, क्योंकि वह बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर है कि बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, उनकी इस शिक्षा को क्या माना जाएगा, तो आदर्शवादी शिक्षा माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे है आपका एक दूसरे के पूरक हो गए। एक बालक की जो लंबाई है वो 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी जो लंबाई है वो 4 फुट हो गई, तो उसका जो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है, तो वह उसका वृद्धि एवं विकास है। ठीक है, फिर आता है कि स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। फिर है कि परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है, तो परिवर्तन की जो अवधारणा है ये आपकी वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। इसके बाद है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, तो किसका, मनोविज्ञान एवं विज्ञान एवं तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आता है कि वृद्धि एवं विकास का जो ज्ञान है वो एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि क्रोमेन के अनुसार वृद्धि का आशय है, तो क्रोमेन के अनुसार जो वृद्धि का आशय है वो आपका जैविकीय नियम संयमों के अनुसार वृद्धि, साथ ही आपका सोरेनसन के अनुसार जो वृद्धि का सूचक है वो धनात्मक है। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टि क्या है, तो वृद्धि है। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टि तो विकास है। यानी कि गैसेल है वो कहते हैं कि अगर हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो आपका विकास होता है और संकुचित दृष्टि में आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसेल के विभाग के अवलोकन रूपों से संबंधित है, तो ये आपकी रचनात्मक, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक से है। फिर इसके बाद है कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है, तो ये आपकी परिवर्तन का आधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताओं में विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये किनका कथन है, तो ये आपकी श्रीमती हार्लॉक का कथन है। ठीक, आगे है कि सोरेनसन के अनुसार विकास क्या है, तो विकास आपका परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया है। इसके बाद है कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो कैसे, शारीरिक होते हैं।
आवृत्ति में जो होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, तो मात्रात्मक होते हैं। ठीक, फिर है कि शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में माना जाता है। फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है, तो कैसा उद्देश्य है, तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, इसी के बाद है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से संबंधित है, तो कैसा, प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, तो क्या, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी के साथ है कि पाठ्यक्रम विविधता देन है, तो किसकी, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की देन है। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में उद्देश्य निहित है। इसी के साथ है कि एक बालक एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इस शिक्षा को माना जाएगा, तो क्या, बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा। विशेष बालकों में उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में की जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जो आपके टॉप क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर सीरीज और क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।